साथियों नमस्कार, जय हिंद। आज़ाद से जीपीएससी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज़ाद से जीपीएससी एकेडमी के अंदर आप सभी को अलग अलग दिनों में अलग अलग शिक्षकों के माध्यम से आपके जितने भी जीएस के पोर्शन है उनका रिवीजन कराया जा रहा है ना। इस बारे में आप लोगों को पहले भी ऐश्वर्य सर बता चुके हैं। आज जो है, आज मंडे है और मंडे के दिन आपको ऐश्वर्य सर ने बताया था कि मैं अर्थात युगल किशोर आप लोगों को सामान्य विज्ञान के विषय के तैयारी एमसीक्यू पैटर्न में कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आज हम इसी को पढ़ने वाले हैं और इसी को सीखने वाले हैं। बिना देरी किए मैं इस चीज़ को शुरू करता हूँ। इसके पहले आप लोगों को एक चीज़ मैं बताता हूँ। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि विज्ञान विषय जो है, विज्ञान विषय का वेटेज अगर हम सीजीपीएससी प्री के अंदर देखें, सीजीपीएससी प्री के अंदर देखें तो विज्ञान विषय का वेटेज 5 से 6 प्रश्न का होता है। विज्ञान विषय के अंतर्गत आप लोगों को देखने को मिलता है भौतिकी अर्थात फिजिक्स, केमिस्ट्री अर्थात रसायन, बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान, एनवायरमेंटल इकोलॉजी पर्यावरण और पारिस्थितिकी विज्ञान, और इसके साथ साथ आपको एक नई चीज़ ऐड होती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, है ना। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन आप लोगों को हमेशा लेटेस्ट पूछा जाता है। इसके स्टैटिक पोर्शन से ज़्यादातर सवाल नहीं आते हैं। लेटेस्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, है ना, लेटेस्ट करंट अफेयर। तो ये चीज़ें आपको कौन पढ़ा रहे हैं? ये आपको पढ़ा रहे हैं रवि प्रकाश आज़ाद सर, आज़ाद आईएएस के फाउंडर, है ना। रवि आज़ाद सर पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। ये आप लोग पढ़ कैसे रहे हैं? आप लोगों को पूरा पूरा करंट अफेयर, 2 साल के करंट अफेयर का आप लोगों को पूरा का पूरा क्या दिया गया है? वीडियो दिया जा रहा है। ये 8 से 10 वीडियो में आपके पास आने वाला है, जिसके अंदर हर अलग अलग महीने में जो भी डेवलपमेंट हुए हैं उन सारी चीज़ों को आप लोगों को 8 से 10 वीडियो के अंदर आप लोगों को 2 साल, चूँकि पिछले 2 साल से चुनाव के कारण पेपर रैंडमली कभी भी हो रहे हैं, तो कहीं से भी कोई भी प्रश्न आने की संभावना है ना। और इसी सब चीज़ को देखते हुए हमने पूरा 2 साल का एक प्रीवियस ईयर का जो जितना भी करंट अफेयर उसको समराइज़ किया है और आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे लेके आए हैं। तो ये 8 से 10 वीडियो में आप लोगों को एसएनटी का जो है इसके अंदर आपको मिल जाएगा। लेकिन इसका जो एमसीक्यू पैटर्न है, एमसीक्यू मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा अंतिम में, ठीक है ना। चूँकि ये बहुत ज़्यादा लेटेस्ट होता है, तो हम जो लेटेस्ट दिसंबर तक की जो भी तैयारी होगी, दिसंबर तक का जो भी हमारा जो स्पेस एंड टेक्नोलॉजी का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट होगा, उसका एमसीक्यू हम कब देखेंगे? जनवरी में देखेंगे। और बाकी जितने भी विषय हैं, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है और एनवायरमेंटल इकोलॉजी है, इसके जितने भी विषय हैं जो साइंस के कोर उसमें आते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को डेली बेसिस पे मैं जब भी क्लास लूँगा, ये मिक्स रूप से आपको देखने को मिलेगा। अभी मैं इनिशियली आप लोगों के लिए क्या कर रहा हूँ, इनिशियली मैं आप लोगों को सीजीपीएससी प्री के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ये मैं आप लोगों को लगवा दे रहा हूँ। चूँकि ये चीज़ देखा गया है कि साइंस के विषय के अंतर्गत, साइंस विषय में क्या होता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं। अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए कहाँ से जाते हैं? या तो ये सीजीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, या तो ये सीजी व्यापम के क्वेश्चन होते हैं। और इन क्वेश्चन का लेवल ऐसा होता है कि ये 10वीं के लेवल का होता है। 10वीं में ये चीज़ पढ़ाई जाती है ना। 10वीं के स्तर तक के विद्यार्थियों को ये चीज़ पता होती है और थोड़े बहुत एडवांस लेवल में भी ये चीज़ आ जाती है। तो ज़्यादातर जो आपको पूछा जाता है वो 10वीं के सिलेबस को पूछा जाता है, उसी से प्रश्न आप लोगों के बनते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों को सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के आज तक जो भी पूछे जा रहे हैं और जितने प्रश्नों का मेरे पास कलेक्शन है, वो सारे कलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा तो उसको कोशिश कराऊंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकूं। मेरा टारगेट है कि मैं आपको साइंस के अंदर न्यूनतम 400 से 500 एमसीक्यू आपको करा दूं, जो इम्पोर्टेंट है, जो अलग अलग सीजीपीएससी और सीजी व्यापम में पूछा गया है। ये 400 से 500 एमसीक्यू आप लोगों को 5 से 6 वीडियो के अंदर मिल जाएगा, सॉरी 4 से 5 वीडियो के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा। तो आने वाले सेशन से आप लोगों को ये चीज़ हो सकता है, आज मैंने आप लोगों के लिए एक मॉक की तरह ये सारी चीज़ें रखी हैं कि प्रीवियस ईयर में पेपर कैसा आता था, ये चीज़ देखना है ना। तो आज आप लोगों को वो चीज़ बताएंगे। लेकिन आप लोगों को ये 400 से 500 एमसीक्यू 5 से 6 वीडियो के अंतर्गत सारी की सारी वीडियो आप लोगों को मिल जानी है, ठीक है। तो ये पूरा साइंस का पोर्शन, इसके अतिरिक्त आपको कुछ भी नहीं पढ़ना होगा। क्योंकि मैं प्रश्न जब बताऊंगा अभी आप लोगों को, तो मैं उसके साथ साथ
प्रश्न के जो आंसर हैं और उसका जो कंसेप्ट है वो सारी चीज़ें आप लोगों से डील करता चलूँगा। तो आप लोगों का उस विषय से संबंधित जो भी छोटा मोटा डाउट होगा तो वो आप लोगों को क्लियर होता जाएगा। और यदि क्लियर नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ आप लोग बिल्कुल अपनी तरह से बिल्कुल आपको जो भी प्रश्न पूछना है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है ये आप लोगों के तो पहला प्रश्न है आप लोगों के लिए विज्ञान और विज्ञान की शाखा से। तो आपको सबसे पहले जो चीज़ देखना है वो विषय आपको देखना है विज्ञान, और विज्ञान की विभिन्न शाखाओं को क्या क्या बोला जाता है ये आप अपने आप में एक बार याद कर लीजिएगा। आपको कोई भी पुस्तक जो आप यूज़ करते हैं उसमें विज्ञान और विज्ञान की जो इम्पोर्टेंट शाखाएं हैं जिनसे प्रश्न आते रहे हैं वो सारे आप लोगों को मिल जाएंगे। तो इसका आप एक पेज में लिख के रख लीजिएगा और इसको बस छोटा सा वो है की है, इसको रिवाइज करते रहिए। इससे प्रश्न आता भी है और नहीं भी आता है। तो आपको ये सारी चीज़ें आप लोगों को लिख लेनी है और उसको याद कर लेना है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं प्रश्न में लिखा है एक साइड विज्ञान की शाखा का नाम है ना, और दूसरी ओर लिखा है कि इस शाखा के अंतर्गत अध्ययन क्या किया जाता है ना। तो ये चीज़ आप लोगों को दिख रहा है प्रश्न में। अब प्रश्न क्या बोल रहा है, कॉस्मोलॉजी क्या होता है। उसके सामने लिखा है कि पुष्पों का अध्ययन हमको क्या करना है, सही जोड़ी मिलाना है। तो सही जोड़ी मिलाने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको ये पता होना चाहिए कि विज्ञान की कौन सी शाखा में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ आप लोगों के सामने मैं पूरा ऑप्शन एक बार बोल देता हूँ, मतलब आपके पास जितने विकल्प हैं सभी सुन लीजिए। सही जोड़ी मिलाइए। सबसे पहले आपको दिया है कॉस्मोलॉजी, उसके सामने लिखा है पुष्पों का अध्ययन। बी में है इकोलॉजी, उसके सामने लिखा है स्नायु तंतुओं का अध्ययन। सी लिखा है एंथ्रोलॉजी, उसके सामने लिखा है 3 जिसमें लिखा है ब्रह्मांड का अध्ययन। डी लिखा है पोमोलॉजी, इसके सामने है 4 और जिसमें लिखा है फलों का अध्ययन। ई लिखा है न्यूरोलॉजी और इसमें लिखा है पर्यावरण का अध्ययन। कूट दिए हुए हैं ए बी सी डी ई और विकल्प दिया हुआ है ए बी सी डी ई। ई, यहाँ पर ई विकल्प आ रहा है। आप बोलेंगे कि सर ई विकल्प तो आता ही नहीं है। तो आप लोगों को पता होना कि 2017 तक से सीजीपीएससी पूरे इंडिया की टफेस्ट सीजीपीएससी पीएससी में से एक है। क्योंकि हमारे पास विकल्प ई भी होता था, है ना। और विकल्प ई यहाँ आप लोगों को सही जोड़ी मिलाओ का प्रश्न है, इसलिए आप लोगों को आसान लग सकता है। लेकिन विकल्प ई में ज़्यादातर जब पूछा जाता था, मान लीजिए भारत के राष्ट्रपति कौन है और उसमें उपयुक्त में से कौन कोई नहीं एक ऑप्शन होता था ई ऑप्शन। तो उस समय के विद्यार्थियों के लिए 2017 में जो लोग पढ़ते थे उस समय के विद्यार्थियों के लिए ये बहुत टफ हुआ करता था किसी चीज़ को एलिमिनेट कर पाना, ठीक है ना। तो ये बहुत ही ट्रिकी हो जाता था। अब आप लोगों को 2018 से ये चीज़ देखने को मिलता है कि आप लोगों को 4 विकल्प दिए जाते हैं सीजीपीएससी के अंदर, है ना। तो आप लोगों को 4 विकल्प के साथ ही प्रैक्टिस करना है। आज आप लोगों के लिए जो मैं ये प्रश्न लेकर आया हूँ ये PYQ है। ये PYQ आप लोगों को 2012 का है ना। 2012 में विज्ञान से जो भी प्रश्न पूछे गए थे वो सारे मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, है ना। तो आप लोगों को मैं उसी जो पैटर्न है उसी पैटर्न में आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ और आपको ये सारी चीज़ें समझ भी आ जाएंगी। बहुत आसान होता है अगर आपको चीज़ें पता हैं। और ख़ासकर जब आप सही जोड़ी मिला रहे हैं तो सही जोड़ी मिलाने के लिए आपको 1 से 2 चीज़ भी अगर पता है तो आप बाकी चीज़ों को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए समझते हैं इस प्रश्न का विश्लेषण क्या है। कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी के बारे में हम क्या जानते हैं कि ब्रह्मांड के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं जी, कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। तो ब्रह्मांड का अध्ययन कहाँ पे दिया है, 3 में दिया है। तो 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। फिर दिया है इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होता है, पर्यावरण के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी, ठीक है। फिर दिया है एंथ्रोलॉजी। एंथ्रोलॉजी क्या होता है, जो पुष्पों का अध्ययन, फ्लावर होता है उस फ्लावर का जो अध्ययन होता है, ये पुष्पा वाला पुष्पो नहीं है, है ना। तो ये जो फ्लावर होता है इस फ्लावर का जो अध्ययन किया जाता है वो क्या होता है, एंथ्रोलॉजी। फिर आप लोगों को फूल हो गया, तो फल का अध्ययन क्या कहलाता है, यहाँ पुष्प लिखा है, पुष्प का मतलब फूल भी होता है भाई, आप लोग को नॉर्मल समझ नहीं आता होगा तो, है ना। जो फलों का अध्ययन है वो कहलाता है पोमोलॉजी। आपको जो ऑप्शन डी में दिया है ये ऑप्शन डी अपना एकदम करेक्ट मैच में रखा है, फलों का अध्ययन। और ऑप्शन डी दिया है आप लोगों को, ई दिया है
न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी स्नायु तंतुओं का अध्ययन। करेक्ट। तो ये अपने आप में करेक्ट आंसर सभी के सामने लिख दिए हैं मैंने। अब आपको विकल्प में से चुनना है कि ABCDE में से कौन सा है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ए का विकल्प क्या है, 3 है। तो 3 कहाँ पर दिया है, यहाँ पर दिया है और यहाँ पर दिया है। तो बाकी सारे ऑप्शन खुद से ही क्या हो जा रहे हैं जी, डिसक्वालीफाई या फिर एलिमिनेट हो जा रहे हैं। फिर आप लोगों को देखना है इकोलॉजी मतलब क्या होता है, पर्यावरण का अध्ययन। मतलब बी का आंसर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ये बी है, बी के आंसर में 5 कहाँ पे है, यहाँ पर है। तो इस कारण से ये भी एलिमिनेट हो गया। तो बचा क्या हमारे पास, ऑप्शन नंबर ई। इसका ऑप्शन ई करेक्ट आंसर है। राइट। ये समझ आया आप लोगों को कि किस तरीके से हमने एलिमिनेट किया है। और आपको मोस्ट ऑफ द टाइम एलिमिनेट करके ही चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है। ठीक है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, PARAM एक उदाहरण है। इसको मैं इंग्लिश में लिखता हूँ आप लोगों के लिए, PARAM। PARAM। और जब हम हिंदी में इसको पढ़ते हैं तो ये अलग तरीके से लिखा है, ये है परम, है ना। हम इसको परम बोल देते हैं हिंदी में। आप लोग परम और PARM दोनों से ही परिचित होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ, है ना। तो परम के बारे में हम क्या जानते हैं कि परम हमारा क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है। ये चीज़ तो आपको सबको पता है ना। तो परम सीरीज़ जो है हमने शुरू की थी, परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। इसका ऑप्शन ए सुपर कंप्यूटर बिल्कुल सही ऑप्शन है। बाकी ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो लैपटॉप नहीं है, सी लिखा है PDA नहीं है, डी लिखा है PC नहीं है। उपरोक्त सभी तो हो ही नहीं सकते क्योंकि ये एक सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है। क्या हुआ था, 1988 1988 में एक संस्था है CDEC। CDEC क्या है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटेशन। CDEC पुणे की स्थापना हुई, है ना। इसका हमारे जो भारत में सुपर कंप्यूटर या फिर टेक्नोलॉजी के फील्ड में हमको आगे ले जाने के लिए ये CDEC को स्थापित किया गया था। और इसी CDEC ने सबसे पहले 1991 में एक सुपर कंप्यूटर बनाया जिसका नाम था परम 8000। ठीक है। परम 8000 इसका क्या था, पहला सुपर कंप्यूटर था। और तब से परम की कुछ सीरीज़ आई है, शायद 10,008 के बाद 10 भी आया है, 12 वगैरह भी आया है। और लेटेस्ट में जो आया है ये आप लोगों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पोर्शन है, अभी रिसेंट में जो आया होगा वो चीज़ आप लोगों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत कौन बताएंगे, आजाद सर बताएंगे। ठीक है ना। ये आपका करंट अफेयर के पार्ट में आएगा। ये जो कि उस समय CGPSC बहुत बेसिक चलता था, तो उस समय के लिए ये ठीक ठाक प्रश्न था। तब उतनी ज़्यादा सूचनाओं की उपलब्धता नहीं थी, YouTube इतना वायरल नहीं हुआ था जितना आज आपके तक पहुँच है ना। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्या, अगला प्रश्न है, तपेदिक रोग का कारण है। ऑप्शन ए विषाणु, विकल्प बी है जीवाणु, सी कवक, डी प्रोटोजोआ और ई क्या है, इनमें से कोई नहीं। तपेदिक रोग का कारण है, प्रश्न आपको कहाँ से पूछ रहा है, रोग से, है ना। रोग पूछ रहा है और इसके साथ साथ रोग के कारण। तो आप लोगों को मानव शारीरिकी के अंतर्गत रोग और रोग के कारण, ये आप लोगों को किसका प्रश्न है जी, ये आप लोगों को बायोलॉजी के डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये प्रश्न आ रहा है ना। तो रोग और रोग का कारण आप लोगों को दिया जा रहा है। तो आप लोगों को क्या करना है कि रोग और रोग के कारण का एक पूरा लिस्ट बनाना है जो प्रश्न पूछा गया है, और ये प्रैक्टिस मैं आपको करा दूंगा। और आपको एंड ऑफ द डे, है ना, एंड ऑफ द डे मतलब पेपर के पहले मैं आपको ये एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा कि कौन से रोग का कौन सा कारण होता है ना। ये मैं लिख के ही दूंगा, मैं ऐसे प्रिंटिंग विंटिंग नहीं करूँगा, है ना, अपने हाथ से लिख के दूंगा। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख सकता हूँ, तो उसमें मैं लिख के आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे किस रोग के बारे में चर्चा की जा रही है, तपेदिक रोग। इंग्लिश वाले बोलेंगे ये क्या होता है तपेदिक रोग, है ना। आप लोगों ने एक नाम सुना है TB, TB नाम सुना है ना। कोई भी खांसी जब 6 महीने से ज़्यादा या फिर 15 दिन से ज़्यादा ऐसा कुछ हो जाता है तो वो TB के लक्षण होते हैं। ऐसा पहले एक ब्रेक आता था, है ना, उसमें राहुल द्रविड़ जी उसका क्या उसके प्रमोट करते थे, मतलब TB से क्षय रोग निवारण के लिए
कार्य करते थे, है ना। तो ये जो टीबी है, इस टीबी या फिर क्षय रोग जिसको बोलते हैं, इस क्षय रोग के लिए हम कहाँ जो यूज़ होता है वो क्या रोग है, तपेदिक रोग है। इस टीबी का पूरा नाम होता है क्या, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। समझ आया, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। मैं लिख देता हूँ, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, है ना। तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ये जो रोग है ये होता है किसके कारण, सॉरी, जीवाणु के कारण। ये रोग होता है जीवाणुओं के कारण। जीवाणु मतलब क्या, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, है ना। ये बैक्टीरिया के कारण होता है। ये बैक्टीरिया कैसा टाइप का बैक्टीरिया है, ये लगभग ना जो टीबी का जो वो है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, ये जो 200 सदस्यों वाले माइक्रोबैक्टीरियासी परिवार से संबंधित है ना। ये माइक्रोबैक्टीरियम लिखा है, इसी माइक्रोबैक्टीरियासी जो उसके परिवार हैं उससे संबंध है इसका। और इसके टीके की बात आती है ना, रोग के कारण और इसके उपाय, सॉरी यहाँ पे मैं आपको उपाय लिखना भूल गया था, उपाय, ये चीज़ याद रखना है क्योंकि आपको ये चीज़ पूछता है। महिला एवं बाल विकास का जो पेपर हुआ था उसमें भी ऐसे ही प्रश्न आए थे कि रोग और रोग के कारण क्या है ना। और आने वाले समय में आप लोगों को अभी प्रयोगशाला परिचारक का पेपर सामने है, जिसके अंदर 60% पोर्शन आप लोगों को देखने को मिल रहा है किसका है जी, साइंस का है। तो आप लोगों को सारी ये चीज़ें ना प्रयोगशाला परिचारक के पेपर में भी काम आने वाली है। तो अभी हम देखते हैं रोग क्या है, ट्यूबरकुलोसिस। प्रश्न में वापस से देख रहे हैं, ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस रोग का कारण क्या है, बैक्टीरिया, है ना, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के कारण ये चीज़ होता है। इसके उपाय क्या हैं, इसको रोका कैसे जाता है, तो इसके लिए एक वैक्सीन आप लोगों को पढ़ाई जाती है बचपन में, मतलब हमको दी जाती है, ये होता है बी, अरे BCG। BCG मतलब बैसिलस कैलमेट गुएरिन। क्या है, बैसिलस सॉरी, कैलमेट गुएरिन। तो बैसिलस कैलमेट गुएरिन जो है, BCG जो है, इसका क्या है, वैक्सीन है ना। वैक्सीन नाम से तो अभी आप लोग बहुत अच्छे से परिचित हो चुके हैं कोरोना के बाद से। तो ये वैक्सीन है, इस वैक्सीन के माध्यम से आप तपेदिक रोग का इलाज करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में दिया है, ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति वातावरण में किस गैस की गहनता से पैदा होती है। प्रश्न है आप लोगों का एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से। इसे आप पढ़ते भी हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट के अंदर। ज्योग्राफी के अंदर भी ये सब्जेक्ट, ज्योग्राफी के अंदर भी ये चीज़ पढ़ा जाता है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पिछले 1 से 2 वर्ष पुराने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जाएंगे तो 2020 या 2021, 2019 से लेकर 2021 के मध्य की बात है, ये 2022 तक ले लेते हैं, ठीक है। पिछले 2 से 3 साल के अंदर किसी न किसी में इसके गैस का जो परसेंटेज है वो दिया गया था, है ना। और वो परसेंटेज को सीक्वेंस वाइज अरेंज करना था कि क्या क्या कैसे कैसे होता है। तो आपका जो प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति वातावरण में किस गैस की गहनता से पैदा होती है, फिलहाल तो ये बहुत बेसिक नेचर का प्रश्न है। इसके बहुत अपग्रेडेड वर्जन भी आ चुके हैं, है ना, इसके परसेंटेज कंपोजिशन तक हम जा चुके हैं। तो आपको PYQ में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि PYQ को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा और पूरा का पूरा सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। अब देखो आगे का जो प्रश्न है इसको पढ़ते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति वातावरण में किस गैस की गहनता से पैदा होती है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोजन, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन और ऑप्शन ई है अमोनिया। तो आप क्या जानते हैं कि किसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है, किस गैस की गहनता से होता है। ये चीज़ आप सभी को पता है कि ग्लोबल वार्मिंग जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण होता है। इसके लिए कुछ और गैस महत्वपूर्ण जो कारक होते हैं वो क्या हैं, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, और क्या, NO2,
नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो कि आपको कहाँ से मिलते हैं, जो वायुयान होते हैं उनके जो गैस के धुएं होते हैं वो यही चीज़ आपको उत्सर्जित करते हैं। तो इस कारण जो गैसियस जो अमाउंट है वो उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड का भी जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके अंदर नाइट्रोजन ऑक्साइड का भी मुख्य वो रहता है, हिस्सा रहता है। फिर आप लोगों को एक क्या देखने को मिलता है, मीथेन गैस। मीथेन गैस भी इसका कारण होता है। आपको ये चीज़ मतलब कि सबसे लोवेस्ट लेवल में आपको देखने को मिलता है, लेकिन मीथेन गैस का इसमें एक बहुत बड़ा योगदान होता है ना। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, पृथ्वी का जो तापमान है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, और अभी अभी की खबर है कि अंटार्कटिका के अंदर एक बहुत बड़ा शिलाखंड टूट गया है ना। जो बर्फ़ का जो खंड है वो टूटा हुआ है। तो वो चीज़ भी ये ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट के कारण है, ये चीज़ अनुमान लगाया जा रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग आप लोगों के लिए हमेशा से एक हॉट टॉपिक रहा है ना। ग्लोबल वार्मिंग से एक चीज़ और कनेक्ट होती है, वो है SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 का हमने जो जारी किया था UNDP ने 2012 या 15 में। तो इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर आप लोगों को ये ग्लोबल वार्मिंग के बारे में भी देखने पढ़ने को मिलता है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है और इसके पूरे डिटेल को आपको पढ़ना है, ठीक है। और समय के साथ साथ हम जब आगे बढ़ते जाएंगे तो मैं इसको और अच्छे से क्लियर कर दूंगा आपको, ठीक। फिर आप लोगों को एक उस समय प्रश्न मिला था, आजकल वातावरण में CO2 की सघनता की मात्रा ppm पार्टिकुलेट पर मैटर ऐसे कुछ होता है ये, है ना। ये चीज़ मैं एक बार इसको सर्च करके बता देता हूँ आपको। सर्च करने में तो अभी ध्यान नहीं आ सॉरी, ये इसका होता है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन इसका अगर गलत नहीं हूँ तो यही होता है, पार्ट्स पर मिलियन इसका जो फुल फॉर्म है वो है ना। तो पार्ट्स पर मिलियन में आपको बताना है कि CO2 की सघनता क्या है। ऑप्शन ए 250, ऑप्शन बी 300, ऑप्शन सी 360, ऑप्शन डी 400 और ऑप्शन ई 460। जो CO2 की सघनता ppm के अंदर जो होती है ना, जो वातावरण में देखी जाती है, जो उसका रेंज है वो अलग अलग होता है। तो ये आप लोगों को 400 का रेंज जो है वो आप लोगों के लिए जस्टिफाइबल है ये चीज़। मतलब कि ये रेंज आप लोगों को जनरली देखने को मिलता है, इन जनरल के सेंस में 460 और 300 सॉरी 360 460 नहीं होता है, 400 में ये चीज़ होता है। तो हम इन जनरल के अंदर ये चीज़ लेकर चलते हैं, है ना। एकदम लो में भी नहीं जाते और एकदम हाई में भी नहीं जाते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद आप लोगों को जो प्रश्न है वो प्रश्न है, अति हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें कौन सी हैं। ऑप्शन ए है UVA, ऑप्शन बी है UVC, ऑप्शन सी है UVB और ऑप्शन डी है UVD, ऑप्शन ई है UVF। आप बोलेंगे सर ये तो पूरा UV ही है, मैं तो आज तक UV ही पढ़ा था, तो UV के इतने सारे वो कहाँ से आ गए, है ना। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये प्रश्न कहाँ से आया है। ये प्रश्न आप लोगों को प्रकाश तरंग जो होता है उसके अंदर से आया है ना। प्रकाश तरंग के अंदर आप लोग ये चीज़ पढ़ते हैं। फिर आपको यहाँ पर प्रकाश के कंसेप्ट से ये चीज़ सवाल है, और ये मतलब बहुत अंदर की चीज़ थी उस समय के लिए भी और अभी के लिए भी। अभी भी आप लोग ये चीज़ नहीं जानते होंगे, मैं ऐसा मानता हूँ। तो ये चीज़ अब मैं बता रहा हूँ कि जो अल्ट्रावायलेट रेज़ हैं, अल्ट्रावायलेट रेज़ के कंसेप्ट में क्या है कि एनर्जी जो होता है किसी भी रे का, जो हमको फिज़िक्स के अंदर कंसेप्ट पता चलता है कि एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आपके वेवलेंथ। मतलब हिंदी वालों के लिए, ऊर्जा सीधे सीधे जो उसकी आवृत्ति होती है उसके समानुपाती होती है, और जो तरंग दैर्ध्य होता है जो उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। ये चीज़ आपको दिख रहा है यहाँ से, ये ऊर्जा है। तो आपको पूछ रहा है कि अति हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें कौन सी हैं। तो हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, ये तो समझ आ गया, लेकिन अति हानिकारक कौन सी हैं ये चीज़ पूछ रहा है। तो अति हानिकारक के लिए आपको पहले अब ये पता होना चाहिए कि यूवी के टाइप कौन कौन से होते हैं, ये चीज़ पता होनी चाहिए, है ना। जनरली हम ये चीज़ नहीं पढ़ते हैं, ये बहुत डीप की चीज़ है। तो यूवी में देखो,
यूवी के आप लोगों को क्लासिफिकेशन जब आप करने जाते हैं तो यूवी का क्लासिफिकेशन जब आप देखते हैं तो आप लोगों को क्या दिख रहा है, यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट, है ना। अल्ट्रावायलेट हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, पराबैंगनी किरण, हाँ पराबैंगनी किरण बोलते हैं। तो अल्ट्रावायलेट किरण का जो क्लासिफिकेशन है उसके 3 टाइप होते हैं। अल्ट्रावायलेट के कितने टाइप हैं, 3 टाइप हैं। 3 टाइप में कौन कौन से हैं, यूवी ए, दूसरा है यूवी बी, तीसरा है यू, ए वी वी हो जा रहा है, ये यू है जी, अरे मुझे यू लिखने नहीं आ रहा है, ये यू, ये यू, ये वी, यू वी सी। तो यू वी ए जो होता है ये लॉन्ग होता है वेवलेंथ टाइप में, है ना। ये जो है ये मीडियम होता है और ये क्या होता है, एकदम शॉर्ट होता है। तो इसका अगर आप वेवलेंथ चेक करें, मतलब इसका वेवलेंथ जो हमें पता चलता है, जो बताया गया है आज तक, जो वेवलेंथ है इसका, तो इसका जो परास है, जो इसका रेंज है वो कहाँ से कहाँ है, 100 से 400 के बीच में आप लोगों को यूवी रेस का 100 से 400 एनएम, नैनोमीटर भाई, है ना, नैनोमीटर के उसमें ये चीज़ आपको देखने को मिलता है। तो वेवलेंथ यूवी ए जो है, यूवी ए कहाँ से कहाँ तक होता है, तो जो शॉर्ट वेवलेंथ होता है उसका जो तरंग दैर्ध्य है, पहले ये बताता हूँ। शॉर्ट वेवलेंथ जो होता है तरंग दैर्ध्य उसको 280, 100 से 280 जो होता है नैनोमीटर, उस वेवलेंथ को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट वेवलेंथ। इसके बाद 280 से लेके 315 नैनोमीटर तक की जो चीज़ें हैं उसको, जो रेज हैं उनको हम क्या बोलते हैं, यूवी मीडियम रेज, जिसको हम यूवी बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और 315 से लेके 400 नैनोमीटर एनएम तक का जो वेवलेंथ होता है उस वेवलेंथ को हम यूवी ए या फिर यूवी लॉन्ग रेंज बोलते हैं। तो ये वेवलेंथ का आपका टाइप है। तो अब इसमें से आपको देखना है कि ये जो लेंथ है ये एनर्जी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, जो ऊर्जा है उसके व्युत्क्रमानुपाती है। तो क्या समझ आया कि जिसका हाईएस्ट वेवलेंथ है उसका एनर्जी क्या होगा, कम होगा, है ना। और जिसका लोवेस्ट एनर्जी है, जिसका लोवेस्ट वेवलेंथ है उसका एनर्जी हाई होगा। ये चीज़ समझ आ रहा है। तो इसी कारण से इसका ऑप्शन क्या होगा, यूवीसी। यूवीसी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी और इसीलिए इसके अंदर ऊर्जा कितनी होगी, ज़्यादा होगी। और ऊर्जा ज़्यादा होगी मतलब क्या होगा, ये आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाएगा। ठीक है। अब होता क्या है, यूवी जो सी रेज़ है उसमें क्या होता है, यूवी सी जो रेज़ है ये आपकी जो त्वचा की दूसरी परत है ना, उस दूसरी परत के अंदर प्रवेश कर जाता है, दूसरी परत तक प्रवेश कर जाता है। आपके ऊपर जो आपको ब्राउन लेयर दिखता है, ब्लैक लेयर जो दिखता है, ये तो आपको त्वचा का पहला लेयर है। इसके अंदर एक जो मांसपेशियों का लेयर है वो है, तो वहाँ तक पहुँच जाता है। और इसी रे के कारण, यूवी सी रेस के कारण आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, त्वचा का कैंसर, त्वचा का कैंसर। ठीक है। त्वचा का कैंसर जो होता है, कैंसर, स्किन कैंसर जो बोलते हैं, वो इसी के कारण होता है। ठीक। इसीलिए वो क्या, आप लोग लड़की लोग नकाब वकाब पहन के जाते हैं, देखे होंगे। ठीक है। चलिए, इसके बाद आपको ये जो प्रश्न दिख रहा है, ये सब मैंने इसके एक्सप्लेनेशन के लिए छोड़ा था, इसको आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है। इसके बाद आपको जो प्रश्न देखने को मिल रहा है वो है, सर्पदंश का प्रभाव शरीर के किस अंग पर सबसे पहले होता है। ए नाड़ी मंडल पर, बी मस्तिष्क पर, सी रक्त संचार पर, डी फेफड़ों पर, और ई हृदय पर। सर्पदंश मतलब होता है स्नैक बाइट, स्नैक, सांप का चाबना, सांप चाबदिस बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, है ना। अब काट लिया भी होता है, और एकदम बढ़िया भाषा में सर्पदंश बोलते हैं। तो सर्पदंश का प्रभाव शरीर के किस अंग पर सबसे पहले होता है। सर्पदंश का प्रभाव शरीर के सबसे पहले, आप लोगों को यदि कोई काट रहा है सांप, है ना, ऐसा एक ठोक सोड़िया ऐसे काटा, है ना, तो ऐसे 2 ठोक दांत मिला, तो ये कांटा तो सबसे पहले आपके कहाँ पे जाएगा, ये वेंस में जाएगा। वेंस में आपका क्या है, ब्लड है। वेंस में क्या है, ब्लड है। वेंस मतलब शिरा, शिरा में क्या बह रही है, आपका जो रक्त है वो बह रहा है ना। तो रक्त संचार पर होता है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है कि कौन सा सांप काट रहा है, ये मेजर मतलब ज़्यादा मैटर करता है। अगर जहरीला सांप अगर कुछ अच्छा काट रहा है, जिसकी मतलब कि पहुंच अच्छी है अंदर तक,
तो वो अगर काटेगा तो वो कहाँ जाएगा, जो सर्प दंश जो हुआ वो कहाँ जाएगा। जो डायरेक्ट काटा तो कुछ डायरेक्ट कहाँ पे काट देगा, वो सीधे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तंत्रिका तंत्र को कंट्रोल कहाँ से मिलता है, मस्तिष्क से मिलता है ना। तंत्रिका तंत्र का कंट्रोल मस्तिष्क में होता है। तो कुछ सांप जब काटते हैं तो व्यक्ति तुरंत ही क्या हो जाता है, आपका पैरालाइज हो जाता है। पैरालाइज को हिंदी में क्या बोलते हैं ये पता नहीं है अभी, है ना। तो व्यक्ति पैरालाइज हो जाता है। पैरालिसिस जो रोग होता है वो कभी कभी ऐसा होता है कि सांप काटा और तुरंत वहीं पे मूर्छित हो जा रहे हैं, तुरंत अंग काम करना बंद कर दे रहा है। तो दो इसके आंसर हो सकते थे, या तो मस्तिष्क पर इसका प्रभाव पड़ रहा है या तो रक्त संचार पर प्रभाव पड़ रहा है ना। तो दोनों ही ऑप्शन को उस समय पे क्लेम किया गया और इस कारण इस प्रश्न को पीएससी ने विलोपित किया था। लेकिन आपको दोनों में से कोई एक आंसर अगर मिलता है, या तो मस्तिष्क पर ऑप्शन मिलता है या तो रक्त संचार पर ऑप्शन मिलता है, तो आपको दोनों में से सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो तंत्रिका तंत्र होता है, मतलब मस्तिष्क को आपको टिक करना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको जो प्रश्न देखने को मिल रहा है वो प्रश्न है कहाँ से, मानव त्वचा है। मानव त्वचा, तो ये मानव की कहाँ से आ रहा है भाई, ये प्रश्न आप लोगों को दिख रहा है मानव कोशिका से। मानव कोशिका, मानव कोशिका आपका कहाँ से संबंधित है, बायोलॉजी का चैप्टर है, तो आपको बायोलॉजी से देखने को मिल रहा है। तो मानव त्वचा है। ऑप्शन ए एक कोशिका, ऑप्शन बी एक ऊतक, ऑप्शन सी एक अंग, और ऑप्शन डी उक्त तीनों में नहीं, और ऑप्शन ई उक्त सभी। ये देखो, उक्त तीनों नहीं उक्त सभी। अब बताओ क्या है। मानव की जो त्वचा है, स्किन है, वो क्या चीज़ है। तो मानव की स्किन क्या चीज़ है, ये प्रश्न जब आपके पास आता है तो आपको ये चीज़ पता है कि स्किन आपका क्या है, सबसे आउटर लेयर है पूरे बॉडी का, है ना। इसको अपन बाह्य त्वचा भी बोलते हैं। तो ये जो आप लोगों का एक क्या होता है, ऊतक होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऊतक को टिश्यू। ठीक है, टिश्यू, ये अंग मतलब ऑर्गन, और कोशिका मतलब होता है सेल। तो मानव स्किन जो है वो क्या है, एक सेल है, एक टिश्यू है, ये एक ऑर्गन है, या तीनों है। तो मानव का जो त्वचा है वो क्या है, एक टिश्यू होता है। ठीक है, क्या होता है कि मानव शरीर का जो ये प्रणाली है ना, जो उसके अंदर जो उपकला ऊतकों की जो कई परतों से जो निर्मित होता है, उसका जो सबसे बड़ा जो अंग है, सबसे बड़ा जो ऊतक है वो क्या है, आपका स्किन है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, और ये चीज़ प्रश्न एक या दो बार पूछा है। तो पुराने प्रश्न आपको बहुत हेल्प करते हैं, ये मैं शुरू से बोल रहा हूँ। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए मानव त्वचा वाले पोर्शन से है। फिर आप लोगों के सामने जो प्रश्न आया है ये है रोग से। रोग से, या फिर इसको आप बोल सकते हैं एंजाइम से, है ना। एंजाइम से ये आपको कहाँ पे मिलता है, 10वीं की पुस्तक में आपको मेंस जब पढ़ते हैं, जो लोग मेंस की तैयारी की हैं हमारे साथ, या फिर जो लोग कर रहे हैं कहीं से भी, तो 10वीं की पुस्तक में आपको इंसुलिन जो स्त्राव है ना, अंतःस्त्रावी ग्रंथि और बाह्य स्त्रावी ग्रंथि दोनों के बारे में पढ़ाया जाता है। तो ये इंसुलिन है, ये इंसुलिन कहाँ से स्त्रावित होता है, ये वाला चीज़ है ना। तो ऑप्शन ए है इसका स्प्लीन द्वारा, ऑप्शन बी गोनाड द्वारा, ऑप्शन सी यकृत द्वारा, ऑप्शन डी पैनक्रियास द्वारा, और ऑप्शन ई है आपका इनमें से कोई नहीं, है ना। अब यही चीज़ आपको बताना है कि किससे होता है। तो इंसुलिन का जो स्त्रावण है ये किससे होता है, आप बताइए। इंसुलिन का जो स्त्रावण है वो आप लोगों को देखने को मिलता है पैनक्रियास से। पैनक्रियास आप लोग जानते हैं, मानव अंग जब पढ़ते हैं तो पैनक्रियास के बारे में पढ़ाया जाता है ना। तो पैनक्रियास से होता है। ये जो इंसुलिन है, ये इंसुलिन शरीर में क्या करता है, पैनक्रियास से ये इंसुलिन जो रिलीज़ हो रहा है, ये इंसुलिन क्या करता है। इंसुलिन आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, क्या को, ग्लूकोज की मात्रा को, है ना। और यही ग्लूकोज जब घटता या बढ़ता है या एकदम एक्सेस में हो जाता है तो आप लोगों को क्या हो जाता है, शुगर का बीमारी हो जाता है ना। हाँ सॉरी, इनकी कमी से क्या होता है आपको, जो इंसुलिन की कमी से क्या होता है, शुगर। शुगर को आप लोग क्या बोलते हैं, मधुमेह। मधुमेह हिंदी में बोलते हैं भाई, मधुमेह की बीमारी होती है इसकी कमी से, इंसुलिन की कमी से। फिर आप लोगों को क्या देते हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना है ना।
इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं और मतलब टैबलेट भी आता है, जैसा भी आप लोग जिस भी फॉर्मेट में डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वो चीज़ है। तो मधुमेह का रोग किसके कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन किससे स्रावित होता है? पैनक्रियास से स्रावित होता है। समझ आया? इसके बाद फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, रंग अंध व्यक्ति इनमें से किन रंगों का भेद नहीं कर सकता है? विकल्प ए है पीला और हरा, विकल्प बी है काला और नीला, विकल्प सी है लाल और हरा, विकल्प डी है नीला और हरा, और विकल्प ई है उक्त सभी। प्रश्न आपका है ऑप्टिक्स से, है ना, ऑप्टिक्स एंड लेंसेस का ये प्रश्न है। आप लोग ये चीज़ जो प्रकाश है, मतलब जो लाइट है उसके अंदर ये चीज़ पढ़ते हैं। लाइट के अंदर ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स के अंदर लेंस वगैरह जो होता है उसमें पढ़ते हैं। प्रकाश के अंदर ये चीज़ पढ़ा जाता है। ये रंग अंध व्यक्ति को हम लोग सामान्य भाषा में, मतलब इंग्लिश में ही बोलते हैं सब कोई ना, कलर ब्लाइंडनेस। अब समझ आया होगा आपको। कलर ब्लाइंडनेस की केस में हम किन जो कलर्स हैं उनमें डिफ़र नहीं कर पाते हैं, प्रश्न है। तो पीला और हरा, पीला मतलब येलो, हरा मतलब ग्रीन, काला और नीला, ब्लैक और ब्लू, ऑप्शन सी लाल और हरा, रेड और ग्रीन, ऑप्शन डी नीला और हरा, नीला मतलब ब्लू और हरा मतलब ग्रीन, और उक्त सभी मतलब ऑल ऑफ द अबव। अब बताइए किस में से नहीं होता है? तो कलर ब्लाइंडनेस का जो कंसेप्ट है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि जो व्यक्ति है वो सभी रंगों को नहीं देख पाता है, सब रंग उसको दिखता ही नहीं है। कलर ब्लाइंड व्यक्ति को केवल 21 दो ही रंग समझ आता, दो ही रंग समझ आता है ना। और ये अलग अलग लेवल का होता है और अलग अलग स्तर का होता है। क्या होता है कि रेटिना जो है ना, रेटिना जो सिलेंड्रिकल जो उसके जो छवि बनती है, हमारे जो मानव नेत्र के बारे में जब पढ़ते हैं तो सिलेंड्रिकल आप लोगों को लेंसेस के बारे में पढ़ाया जाता है। तो जो लेंस वगैरह होता है उसमें जो छवि बनती है वो छवि के ऊपर विभिन्न प्रकार के दोष आते हैं, और इस दोष से जो व्यक्ति ग्रसित होता है उसको बोलते हैं अपन क्या? कलर ब्लाइंड व्यक्ति, है ना। उसको कलर ही समझ नहीं आ रहा है कौन सा कलर क्या है। तो उसको कौन कौन से कलर पहचानने में जो जो व्यक्ति होता है उसको क्या चीज़ का भेद नहीं कर पाता है, वो कौन कौन सा कलर नहीं पहचान पाता है? एक तो नहीं पहचान पाता है ग्रीन, दूसरा नहीं पहचान पाता है वो क्या? रेड, है ना। ग्रीन और रेड ऐसा कलर है जो वो पहचान ही नहीं पाता। मतलब अगर कोई व्यक्ति अगर कलर ब्लाइंड होगा तो उसको ये वाइट तो दिख रहा होगा, लेकिन ये रेड उसको कुछ और कलर दिख रहा होगा, और ये जो ग्रीन कलर का जो मेरा बैकग्राउंड है ये कुछ और कलर दिख रहा होगा। येलो उसको येलो दिख रहा होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ, क्योंकि ये एक आनुवांशिक बीमारी है। अच्छा हाँ, ये चीज़ आप लोगों के लिए वो है, कलर ब्लाइंडनेस एक जेनेटिक डिसीज़ है, जेनेटिक आनुवांशिक बीमारी है ना। ये मतलब एक माता पिता से ही पुत्र में आता है ये चीज़, किसी को ऐसे सडन नहीं होता है, ठीक है। तो ये इसके बारे में इतनी सारी चीज़ें थी। लाइट ऑप्टिक्स के अंदर आप लोगों को लेंस के अंदर ये सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं, तो आप लोगों को वहाँ से ये चीज़ पढ़ना है, मतलब ये वाला पोर्शन आपको वहाँ से रीड कर लेना है इसके बारे में, और जो भी चीज़ें हैं डिटेल में यहाँ से जाना है। PYQ का सबसे अच्छा जो यूज़ है वो यही है कि जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसके डिटेल को आप अच्छे से पढ़ लीजिए और पेपर की तैयारी कर लीजिए, ठीक। फिर आपको देखने को मिल रहा है क्या अगला प्रश्न, जीन्स इनसे बने होते हैं। जीन्स आर मेड अप ऑफ, फर्स्ट ए, ऑप्शन ए न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन बी प्रोटीन्स, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन डी लिपिड्स, और ऑप्शन ई उपरोक्त सभी, उक्त सभी, है ना। तो आप लोगों को देखने को क्या मिल रहा है? ऑप्शन सारे चाहिए। जीन के बारे में हम देखते हैं, जीन्स क्या होता है। जीन्स को ये ऐसा जीन लिखते हैं, है ना, तो ये जीन्स है। जीन्स क्या होता है? जीन्स को हम क्या बोलते हैं जी? आनुवांशिकता, हेरिडेटरी इंग्लिश में। आनुवांशिकता का यूनिट क्या है? जीन्स है। जीन किसका भाग होता है? ये DNA का भाग होता है ना। ये चीज़ पता होगा आप लोगों को। जीन किसका भाग होता है? DNA का भाग होता है। ये किसी कार्य को विशेष रूप से क्या करता है? ऑपरेट करता है, ठीक है ना। जीन जो है वो DNA और RNA दोनों से बना होता है। DNA एंड RNA दो चीज़ आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये दोनों से बना होता है। जो DNA जो होता है ना, वो क्या होता है?
डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये आप लोगों को पूछा है कई बार ये चीज़ पूछा है। मतलब व्यापम के एग्ज़ाम में इसको मतलब डीएनए से पता नहीं क्या प्रेम है उसको, वो डीएनए का फुल फॉर्म पूछता है। तो डीएनए का फुल फॉर्म आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, डी ऑक्सी राइबो। स्पेलिंग में कोई नहीं जाएगा, मैं स्पेलिंग के लिए डॉक्टर लोगों से संपर्क करेंगे, है ना। राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो ये आपका डीएनए का फुल फॉर्म है। इस डीएनए को जो फॉर्मेशन होता है ये किससे होता है, ये डीएनए न्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं। किससे? न्यूक्लिक एसिड से। ये हो गया डीएनए। डीएनए के बाद और कोई प्रश्न है क्या? नहीं है। तो ये था आज का पूरा 2012 का पीवाईक्यू आप लोगों के लिए, है ना। ये 2012 का पीवाईक्यू यहाँ पे समाप्त होता है। आगे का आप लोग वीडियो सुनना चाहें तो सुन सकते हैं, नहीं तो फिर यहाँ से वीडियो समाप्त हो रहा है। थैंक यू, है ना। लेकिन अब इसके बाद का जो पोर्शन है इसमें से हम लोग कंटिन्यूअस, अब चूँकि हमको नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमको बढ़ानी पड़ेगी, तो मैं आप लोगों को अगले आने वाले वीडियोस में आपको जितने भी पीवाईक्यू, पहले तो मैं सीजीपीएससी के कराऊंगा जितने भी हुए हैं, उसके बाद सीजी व्यापम के जो भी पेपर मुझे मिलते हैं मैं उसके आप लोगों को साइंस पोर्शन को पूरा डील करने वाला हूँ। तो आप लोग उसको पूरा का पूरा, इसको मेरा जो टारगेट है आप लोगों को 500 ऐसे प्रश्न देना जो कंटिन्यूअस रिपीट हुए ही हुए हैं। रिपीटेशन में आप लोगों को पेपर से पहले ये चीज़ रटवा देना है कि साइंस में ये आया तो इसका आंसर ये होगा। मैं इस हद तक तैयारी करवाना चाह रहा हूँ। तो आप लोग को मिनिमम 500 क्वेश्चन में करवाऊँगा, और इसके लिए आज का जो वीडियो का लेंथ है ये कम है। वीडियो लेंथ हमेशा बढ़ा के देखा करो, स्पीड बढ़ा के देखा करो, मैं बहुत धीरे बोलता हूँ, ठीक है। चलिए, तो फिर मिलेंगे फिर अगली वाले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।